हेलो गाइस। तो हम लोगों ने पहले लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करा था कि एरे वर्सेस लिस्ट क्या होती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैंने मिस कर ली हो। अगर आपको कुछ और मिलता है डिफरेंट देन दैट तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे मैं भी खुद प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो और हो सकता है कुछ गलत बता दिया हो, वो भी आप लोग बता सकते हो मेरे को। हो सकता है क्या, डेफिनेटली होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को बताना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं भी कुछ सीख सकूँ। ठीक है, तो आज हम मूव करते हैं टू पॉइंटर्स की तरफ। तो टू पॉइंटर्स एल्गोरिदम क्या है पहले वो समझते हैं, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर एक एग्जांपल देखेंगे ताकि थोड़ा बहुत समझ आए, फिर हम इसको कोड करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा प्लान ये है कि मैं आ, खुद से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। 2-3 दिन मैं इजी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे 3 प्रॉब्लम, 3 इजी प्रॉब्लम। फिर मैं मीडियम प्रॉब्लम और 2-3 दिन सॉल्व करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे 2-3 प्रॉब्लम। और लास्ट में एक हार्ड प्रॉब्लम में करता हूँ, तो और फिर उस टॉपिक को बाय बाय करके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। तो अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मैं पहले चालू कर चुका हूँ, मैं धोखा नहीं दे रहा आप लोग को, बट मैं पहले कर चुका हूँ चालू। और मैंने कुछ टू पॉइंटर से आगे बढ़ चुका हूँ मैं, बट मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मेरा थोड़ा बहुत समझ आने के बाद ही मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं प्रॉपरली ये वीडियो बना सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ। फिर भी मैं लीड कोड पे एक इजी, एक मीडियम और ट्राई करूंगा एक हार्ड की, और मैं कभी कभार हार्ड स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हार्ड प्रॉब्लम करना बहुत टाइम टेकिंग है, और उतना टाइम निकालना पूरे उसमें से बहुत दिक्कत होती है, 2-3 दिन लग जाएंगे। और मैं थोड़ा हरी में भी हूँ, जो कि सब लोग होते हैं। शायद आप लोग अगर डीएस पढ़ रहे हो तो मे बी प्लेसमेंट वगैरह के लिए पढ़ रहे होगे, मेरा इंटरेस्ट था बेसिकली, तो मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग का प्लेसमेंट है तो आप इतना बैठ के नहीं सॉल्व कर सकते, और हालांकि इतना हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, टेकिंग नो टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब चालू करते हैं टू पॉइंटर से। तो टू पॉइंटर होता क्या है, तो पहले इसको रीड आउट करते हैं। टू यूज टू इंडाइसेस, उसको पॉइंटर बोल रहे हैं हम, that traverse a data structure such as an array, list, string either towards each other और इन द सेम डायरेक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली आपके पास दो इंडाइसेस, तो पकड़ लो आई जे हैं ये। अगर हम अभी के लिए एक लिस्ट पकड़ते हैं, अ, सिर्फ एक लिस्ट से एग्जांपल समझते हैं, फिर हम स्ट्रिंग के लिए जाएंगे, जनरलाइज करेंगे चीज़ों को। तो कोई भी एक इंडाइस पकड़ लिया आपने, फॉर एग्जांपल ये आई है और ये जे है, पहले दो को ही मैंने पकड़ लिया। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, इधर इसको मूव करते रहेंगे प्रॉब्लम के, जो आज इन द प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम आई और जे की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। तो अगर आई 0 पे चालू हुआ था तो मे बी कोई कंडीशन होगा जिससे हम आई को आगे मूव करेंगे, और फॉर एग्जांपल जे को हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पकड़ा है। जो जिनको पता है थोड़ा बहुत वो पकड़ लेंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। बट फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ा है जे लास्ट पे है, 3 पे है, तो किसी कंडीशन के अनुजाई हम जे को पीछे लेके जाएंगे, या अगर यहाँ पे था जे तो हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसको मूव करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली बात कि दो इंडाइसेस रहती हैं, या तो अपनी तरफ, अपने दोनों की तरफ, या ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। और ये जो दो इंडाइसेस होते हैं उनको हम पॉइंटर्स बुलाते हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इन एल्गोरिदम्स को हम टू पॉइंटर्स बुलाते हैं, टू पॉइंटर्स नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो हमको कब कब यूज़ करना चाहिए टू पॉइंटर्स, ये थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैंने गीक्स फॉर गीक्स से ही उठाए हैं चीज़ें, तो मैं उसके लिंक भी डाल देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो वो वाला भी, अगर आपको पढ़ना है। तो सॉर्ट, अगर पहली चीज है कि सॉर्टेड इनपुट होनी चाहिए। इफ द एरे और लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड और कैन बी सॉर्टेड, टू पॉइंटर्स कैन एफिशिएंटली फाइंड पेयर्स और रेंजेस। इसमें कुछ एग्जांपल भी है। तो पहली बात क्या है, अगर वो एरे सॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड का मतलब आपको पता ही होगा, अगर ऐसा है कुछ तो हम इसको सॉर्टेड फॉर्म में ऐसे 1 2 3 करके डायरेक्टली ला सकते। इससे क्या होता है कि मैं एक जनरल सेंस देना चाहता हूँ कि क्यों सॉर्टेड बोला जा रहा है, कि आप अगर आई इक्वल टू 0 हैं और जे इक्वल टू 2 पे खड़े हैं, आई एम होपिंग कि इंडाइसिंग भी आती है सबको। तो आपका ऐसा है कि आपको पता है कि आई इक्वल टू 1, जब आप आई को
वन से बड़ा करोगे तो कोई नंबर आएगा जो आई जीरो पे जो था, आई को प्लस वन करोगे, आई इक्वल टू आई प्लस वन करोगे, तो पहले जो आई की वैल्यू थी उस इंडाइसिस पे जो एरे की वैल्यू थी वो उससे छोटा ही होने वाला है। तो आपको पता है कि आगे वाले एलिमेंट्स इससे छोटे ही हैं, या फिर जे को अगर कम करोगे तो आपको पता है कि जो पीछे जाएगा वो छोटा ही करेगा वैल्यू को, है ना। तो आपको एक चीज एक पता रहती है ऐसे सॉर्टेड एरेज में, या जिन एरो को आप लोग सॉर्ट कर सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे जिस पे आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो, उसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। ऐसे मैंने कुछ कुछ प्रॉब्लम बैंक भी बना रहा हूँ मैं, ताकि इजी हो जाए। फिर pairs of subarray when the problems asks about two element subarrays or ranges instead of working with single element। आ, मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि ऐसे लंबा सा कोई स्ट्रिंग दिया गया है, और बोल रहे हैं कि आप कोई एक सब एरे निकाल के लाओ जिसका सम कुछ ब्लाबला होता है। तो वैसे टाइप के प्रॉब्लम जिसमें सब एरेज से डील करना है, कोई दो पॉइंट से डील करना है कि दो एलिमेंट्स का सम बता दो, ऐसे कुछ, ऐसे जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपको टू और मोर चीजों को इंडल्ज करना है, उस पे आप सोच सकते हो कि टू पॉइंट, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सवेरे बोल दिया तो टू पॉइंटर्स ही लगेगा, बट आप वो देख सकते हो। फिर स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स, तो ये मैंने, क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दिया, बट स्लाइडिंग विंडोज थोड़ी देर बाद आएंगे। हम पहले तो टू पॉइंटर्स पढ़ते हैं, फिर शायद बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम इस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बाइनरी, सिर्फ और सिर्फ हम टू पॉइंटर्स पे ध्यान देते हैं अभी के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गया व्हेन टू यूज। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे थोड़ा बहुत और ज़्यादा क्लियर समझ आए। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, हम सीडो कोड लिखेंगे इसके लिए, ताकि थोड़ा बहुत समझ आए। बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम कोड करेंगे इसको। और मैं चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो, क्योंकि मैं एक वर्किंग पर्सनल भी हूँ, तो उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, बट मैं रेगुलर बेसिस पे दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करने का टारगेट लेता हूँ। वो होता नहीं है, रियलिस्टिक नहीं उतना ज़्यादा, बट कभी कभार कर ही लेता हूँ, मतलब मैं बैठ के। हाँ, अकॉर्डिंग टू योर टाइम और इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हो वो चीज़। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं हम, सम ऑफ पेयर इक्वल टू टारगेट। तो हमको एक सॉर्टेड एरे दिया गया है, एक सॉर्टेड एरे दिया गया है, और वो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि बढ़ रहे एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा सॉर्टेड एरे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, और एक टारगेट दिया गया है। तो टारगेट, सोचो, मैं थोड़ा देख लेता हूँ उसमें, सोचो 9 दिया गया है। ठीक है। फाइंड इफ देयर एग्जिस्ट एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स एरे आई एरे जे सच दैट, ये एलिमेंट की बात हो रही है, एरे आई पे जो आईएथ पॉइंट पे जो एलिमेंट होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो मैं इस चीज को भी स्किप कर रहा हूँ। सच दैट देयर सम इज इक्वल टू द टारगेट। ठीक है। तो अब हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है। कब किस चीज के लिए बताना है, तो ट्रू होएगा जब अगर ऐसे आई कॉमा जे मिल गए, there exists I comma j such that array I plus array j इक्वल टू टारगेट, और फॉल्स होएगा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम हमको ये दो एलिमेंट्स चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे व्हेन टू यूज पे आ गए हम पर। तो पहले तो सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड है तो एक हिंट मिला हमको। फिर हमको पेयर्स के बारे में बात करें, अबाउट टू एलिमेंट्स, तो यहाँ पे दो एलिमेंट ही चाहते हैं ये लोग। हम इसको ऐसे भी, अगर आप ब्रूट फोर्स की तरफ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे उठाए, ये जो एरे उठाया हमने, सारे एलिमेंट्स एक उठाया, फिर एक को छोड़ के सारे एलिमेंट्स के साथ चेक कर रहा है, 1+2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 1+3 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 1+4 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 1+5 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ऐसा करते करते 1+6 तक देखा, नहीं हो रहा है। फिर हमने 2 उठाया, फिर हमने 2+3 देखा, नहीं हो रहा है, 2+4 देखा, नहीं हो रहा है, 2+5 देखा, नहीं हो रहा है, ऐसे करते करते गए हम 3 पे पहुंचे। फिर 3+6
6 पे जाके हमको 9 मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक क्या हो जाएगा, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप लोग अगर इस चीज़ को चेक करो, थोड़ा पढ़ भी लेना इसके बारे में तो बेटर रहता है। तो आपको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा इन दिस एरे। ठीक है, उसमें से आपका एक एलिमेंट उठ के आएगा, आपने एक एलिमेंट उठाया, फिर उस एलिमेंट के बेसिस पे फॉर जे इन ऐसे करके आपको एरे करा आपने, आ, उस एलिमेंट को छोड़ के, मतलब या मैं रेंज कर रहा हूँ, रेंज ऑफ लेन ऑफ एरे, ताकि मेरे को इंडेक्सेस की रेंज मिले। तो ये आपने आई उठाया तो i+1 से आप काट के पूरे एरे को पकड़ा, फिर वहां से आप जेथ एलिमेंट उठाओगे, है ना। तो आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा ताकि आप इस पूरी चीज को जो ऊपर मैंने करा वो देख पाओ। तो ये जो फॉर लूप होता है ना, वो जनरली आपको, जो फॉर लूप है वो जनरली आपको ओ एन देता है, और फॉर के अंदर आप एक और फॉर चला रहे हो तो ओ एन स्क्वायर का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी, जो कि बहुत फास्ट है, आप जो कि बहुत स्लो है, सॉरी। बट हमको जनरली, हम थोड़े से ग्रीडी हैं। ये इस एक चीज जो मेरे को बहुत फनी लगती है कि ये जो मेथड है उसको हम ग्रीडी मेथड बोलते हैं, कि हम बहुत ऐसे सारे चीजें चेक करके, ये करके वो करके, और ब्रूट फोर्स बोलते हैं, ब्रूट फोर्स भी बोलते हैं, कभी कभार ग्रीडी बोलते हैं कि आ, मतलब मैं सारे कॉम्बिनेशन चेक चेक करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीडी हूँ, बट एक्चुअल में हम ऐसे ग्रीडी हैं कि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, और एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो मैं खुद कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद को कभी कभार डाउट हो जाता है। जो करते करते देखते देखते मैंने सीखा है वो भी आ, वो ही मैं बता सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कम करना चाहते हैं। ये जो है ये बेसिक चीज़ है। मैं अगर कोई कोड दे दे और मुझे बोले कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाप के दिखाओ, तो कभी कभार मैं भी अटक जाता हूँ, तो मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करना चाहता। बट ये जो बेसिक है, जैसे फॉर पूरा एरे ट्रेवर्स करने में हमको एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, और वापस एक और बार हम अगर लेंथ एन है तो एन कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, क्योंकि एन ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है बेसिक, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप ये देख सकते हो। तो जो जनरल आइडिया और सेंस होता है हमारा, वो ये होता है कि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम चाहिए, प्लस हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक फास्टर एल्गोरिदम चाहिए। इस एल्गोरिदम से हम ब्रूट फोर्स करके निकाल तो सकते हैं, बट हमको एक फास्ट एल्गोरिदम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से मैं क्या करूंगा, मैं ये एल्गोरिदम, ठीक है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हम क्या करेंगे, इस चीज को वापस यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमको ये चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी अभी हम इस पॉइंट पे क्यों कर रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत लॉजिकली बाद में समझ आएगा। और इस पॉइंट पे जे डाल सकते हैं, इस पे आई डाल दिया, इस पे जे डाल दिया। हमको 2 पॉइंटर्स चाहिए, 2 इंडाइसेस चाहिए थी, हमने स्मार्टली क्या करा, 2 इंडाइसेस चाहिए थी, हमने स्मार्टली क्या करा, हमने आई को 0 पकड़ लिया, और जे को, जो भी लेंथ थी इसकी, लेंथ ऑफ एरे -1, मतलब लास्ट एलिमेंट पकड़ लिया हमने। ठीक है, तो हमने ये वाला एलिमेंट पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे एरे का लेंथ पता है तो मैं ऐसे ही पकड़ के चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो फिफ्थ मैंने जे पकड़ लिया। अब क्या है, और हमको एक और चीज पता है जो कि है टारगेट, जो कि है 9। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने पहले चेक करा कि ये एरे आई प्लस एरे जे, इज दैट इक्वल टू टारगेट, इक्वल टू टारगेट। आंसर है नो। तो हम हताश नहीं हो रहे, हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, टारगेट के बराबर नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू, इज दिस ग्रेटर देन टारगेट।
आंसर क्या है यहाँ पे नो आया, वापस से रिजेक्शन। बट हम लोग वापस हताश नहीं हुए, हमने पूछा इज दिस लेस देन टारगेट। हमने फट से आई और जे को चेंज नहीं करा, हमने तीन चार सवाल पूछे उससे, इज दिस लेस देन टारगेट, इक्वल टारगेट, ग्रेटर देन टारगेट। फिर हमने पूछा इज दिस लेस देन टारगेट। दिस टाइम द आंसर वाज यस, बिकॉज इसका वैल्यू एरे आई प्लस एरे जे, अगर आप देखोगे एरे आई 1 + 6 तो 7 आता है, तो आया 7। तो अब क्या करना चाहिए, अब अपने को चाहिए कि एरे आई प्लस एरे जे जो कि इक्वल टू 7 है वो बढ़ के 9 तक पहुंच जाए। तो उसको बढ़ने के लिए हमको इस वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी, और वो वैल्यू बढ़ेगा कैसे, इन दोनों पे डिपेंड, ये वैल्यू इन दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इन दोनों पे ही डिपेंडेंट है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमको इन दोनों की वैल्यू चेंज करके कुछ एक देखना पड़ेगा, है ना। तो आप खुद बताओ, क्योंकि पहले एक चीज जो हमने क्वेश्चन में देखी थी, ये जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था, ये सॉर्टेड एरे था। ठीक है, ये सॉर्टेड एरे था, सॉर्टेड है, इसका मतलब है जैसे जैसे, और इन एन असेंडिंग ऑर्डर था, तो ये सॉर्टेड है, तो जैसे जैसे एरे का इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो उस इंडेक्स पे रहने वाला जो भी एलिमेंट है, अरे यहाँ पे 5 तक है, जो भी एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा, मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे एलिमेंट सबसे बड़ा है, फोर्थ पे उससे छोटा है, थर्ड पे उससे छोटा है, सेकंड पे उससे छोटा है, ऐसे करते करते वो कम होता आएगा। बट अभी के लिए फिफ्थ पे जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, और जीरो पे जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा है। तो एरे आई का एलिमेंट सबसे छोटा, एरे आई जो यहाँ पे जीरो है वो सबसे छोटा है, और एरे जे का सबसे बड़ा है, और इन दोनों का सम हमको पता है कि 7 है। तो हमको क्या चाहिए, अब हमको ये देखना है कि अच्छा, अभी इसको 7 है, इसको 9 तक ले जाने के लिए हम दोनों में से किसको चेंज करें तो बेटर है। हमको बढ़ानी है वैल्यू, हमको जो सम है उसको आगे बढ़वाना है। तो हम एरे जे जो कि ऑलरेडी फिफ्थ पोजीशन सबसे बड़ा है उसको हम छोटा करेंगे, तो कोई फायदा है क्या इस सम में। एक को फिक्स करते हैं, हम पहले इसको फिक्स करके देखते हैं कि इसको चेंज करके कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। इसको अगर हम छोटा कर देते तो वैल्यू 7 से घट जाएगी, तो हम ये नहीं करेंगे। तो जे तो नीचे नहीं जा रहा है, और जे को ऊपर करने की भी जगह नहीं है, क्योंकि जे तो ऑलरेडी मैक्सिमम पे खड़ा है ना। तो हमको एरे आई को चेंज करना है, आई को हमको ऊपर करना चाहिए क्या, आई जीरो था, जीरो से बढ़ा के 1 करना चाहिए क्या, या फिर आई को नीचे करना चाहिए। आई को नीचे तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, तो हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने का इस ये मतलब नहीं है सिर्फ कि क्योंकि नीचे करने की जगह नहीं थी, बट आप ये भी देखो कि अगर एरे जीरो से अभी एरे 1 तक पहुंचता है, पहले एरे जीरो पे जो भी वैल्यू था, अब अगर एरे 1 पे पहुंचता है तो एरे 1 वुड बी ग्रेटर देन एरे जीरो, है ना। तो ये जो सम होएगा, ये जो एरे, पहला सम था ये जब आई की वैल्यू जीरो थी और उसकी वैल्यू 5 थी, ये था 7। अब जब इसके बदले एरे 1 प्लस एरे 5 होगा, इट वुड बी ग्रेटर देन 7 बिकॉज एरे 0, दिस इज ग्रेटर देन एरे 0, है ना। तो ये 7 से बड़ा होगा। अब टारगेट के बराबर पहुंच रहा है कि नहीं वो हम वापस क्वेश्चन पूछेंगे। तो एरे 1 प्लस एरे 5 हम देखते हैं कैसे चल रहा है। तो एरे 1 प्लस एरे 5, तो मतलब 2 प्लस 6 8, अब हो गया ये 8। अब हम वापस से वो लूप की तरह पूछेंगे क्वेश्चन कि अगर आप क्या टारगेट के बराबर हो, नहीं हो, छोटे हो। तो ये छोटे हो मैं बोल रहा है कि हाँ टारगेट से छोटा हूं मैं। तो हमने वापस से इसको इसको छोटा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको 8 को और बढ़ाना है, 8 को और अप करना है। तो हमने वापस से सेम एल्गोरिदम में क्या करा, एरे 2 ऐड कर दिया, हमने आई को चेंज कर दिया, और यहाँ पे एरे 5। तो आंसर क्या निकला, जो कि 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ। तो एरे दो पोजीशन पे 0 1 2, दो पोजीशन पे 3 है, 3 प्लस लास्ट वाला एलिमेंट इज 9, दैट इज इक्वल टू टारगेट, दैट इज इक्वल टू टारगेट। तो हमको मिल गया, अचीव हो गया। तो हमको ऐसे आई को जे मिल गए, इनके वजह से ये सम उस पे हो रहा है। तो हमने कोई ऐसे पूरे एरे को इटरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने बस स्मार्टली इंडेक्सेस को चेंज करा और निकाल दिया कि हाँ ऐसे दो इंडेक्सेस प्रेजेंट है।
ठीक है, अभी मैं इसको स्यूडो कोड में भी दिखाऊंगा, बट मैं इससे जनरल आइडिया में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये तो सीन ये था कि पहला जो एलिमेंट हमने पकड़ा, जो कि मेरा फर्स्ट एजम्पशन था, I0 और j इज इक्वल टू n-1, n जहाँ पे लेंथ ऑफ एरे है। जो मेरा फर्स्ट एजम्पशन था उसमें क्या हुआ कि एरे जीरो, एरे आई प्लस एरे जे जो था, दैट वाज लेस देन द टारगेट, है ना। ये पहले निकला, उसके वजह से हमने इसको चेंज करा। अब आप सोच सकते हो क्या, अगर ये ग्रेटर देन टारगेट होता तो क्या करते हम? अगर हम एरे आई प्लस एरे जे अगर ग्रेटर देन टारगेट होता तो क्या करते? एरे आई को हमको पीछे या आगे मूव करना चाहिए क्या? यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता था कि जो सेकंड पॉइंट है इस पे ये जो वैल्यू थी 8 आई हमारी, जैसे ये हमारी 8 आई यहाँ पे, ये बढ़ के 10 चली जाती। फॉर एग्जाम्पल ये 10 चली जाती। मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये बढ़ के 10 चली जाए, मैं इस यहाँ पे 4, अच्छा नहीं, वो सॉर्टेड नहीं होती, बट यू गेट इट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अ, अगर पहला ही वैल्यू बढ़ा जाता, मतलब सर आप, जो कि जाना नहीं चाहिए वैसे, अ, ठीक है, मतलब हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा हो जाता टारगेट से, आप पकड़ के चलो कि ये बड़ा हो जाता। एक सिनेरियो ऐसे हम सोचते हैं जहाँ पे एरे आई प्लस एरे जे बड़ा हो जाता, तो अब आप क्या करते? एरे आई को, क्योंकि ये आई इक्वल टू जीरो पे खड़ा है, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो पे खड़ा है, जैसे कि ये एक आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये एक सॉर्टेड एरे था ना, तो मैं इसको 8 बना देता हूँ और इसको 2 बना देता हूँ, ठीक है, आप इसको ऐसे पकड़ लो। तो इस केस में क्या होता, पूरा क्वेश्चन सेम है, तो हम क्या होता, हमारा जो पहले एरे 0 प्लस एरे 5 होता, दैट वुड बी 10, विच इज ग्रेटर देन द टारगेट, जो कि इक्वल टू 9 है, टारगेट जो कि इक्वल टू 9 है। तो अब हम थोड़े से उसमें आ गए कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो ith पोजीशन 0 पे थी, jth पोजीशन 5 पे थी, तो अब क्या चाहिए हमको, जो वैल्यू दोनों के सम से आई उसको छोटा करना है। तो i को आगे बढ़ाने से क्या हमको मदद मिलेगी? इसको एक आप एक चीज और माइंड में रख सकते हो कि जब भी हम आई और जे देखते हैं तब एक को हम कांस्टेंट पकड़ते हैं, फिर दूसरे को चेक करते हैं, अगर उसको चेंज करके आगे ले जाके या पीछे ले जाके कौन क्या करके हमको फायदा मिल रहा है वो हम चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो अभी के लिए हमने पकड़ा कि जे कांस्टेंट खड़ा है 5 पे, और हमको आई को मूव करना है, 0 से हम 1 ले जाए तो फायदा है क्या? फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एरे 5 को कांस्टेंट रखे और एरे 1 कर दे तो वो एरे 0 से ज्यादा बड़ा है, और एरे 5 तो हमारा कांस्टेंट है। तो जो एरे 5 यहाँ पे सेम है, तो ये पूरा जो सम होएगा वो 10 से बड़ा हो जाएगा, बट वो टारगेट के पास नहीं पहुंच रहा है। तो आई को मूव करने का तो हमको यहाँ पे कोई फायदा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जे को ही मूव करना चाहिए। अब जे को आगे बढ़ाने की जगह नहीं है, बट आप अगर स्मार्टली देखोगे तो जे को अगर हम डाउन करते हैं तो हम एरे 5 से एक छोटा एलिमेंट लाएंगे अभी, एक छोटा एलिमेंट लाएंगे जो पूरे सम एरे 0 प्लस एरे 4 को लेस कर देगा एरे 0 प्लस एरे 5 से, है ना। तो इसको जब वो लेस कर देगा तो हमारे पास एक आप पकड़ सकते हो कि एक चांस है टू गेट क्लोजर टू आवर टारगेट, क्योंकि अब ये 10 से कम होते जा रहा है, तो क्या पता कहीं ना कहीं वो टारगेट पे पहुंच जाए, है ना। वो हम देखेंगे, फिर वापस क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे करते करते हम आई और जे को चेंज करते रहते हैं। लास्ट में जब ऐसे जो क्वेश्चंस, हर राउंड के बाद जब भी हमने चेंज कर दिया, हम एक बार पूछेंगे कि आप टारगेट के बराबर हो क्या, हो तो डायरेक्ट रिटर्न कर दिया हमने आई और जे। तो अब हम इसका थोड़ा बहुत पाइथन में सीडो कोड देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक आई बनाया जो कि 0 था, और हमने एक जे बनाया जो कि n-1 है, और सीडो कोड है ये, तो डायरेक्टली आप इसको लिखोगे तो एरर आ जाएगा। तो आप उसका कोड भी हम देखेंगे बाद में, क्वेश्चंस में देखेंगे।
अभी के लिए इसको ऐसे दिख रहे हैं हम लोग, लेन एरे -1। ठीक है, तो ये, सॉरी, एन इज इक्वल टू लेन एरे। ठीक है, ये हमने कर दिया, यानी इनिशियलाइज कर दिया हमारे पॉइंटर्स को। और ये हमको नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी ये पॉइंटर डालने के लिए, इसलिए मैंने ये अलग से निकाला है। ठीक है, बार बार क्योंकि ना लिखना पड़े लेन एरे करके। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि हमको चेक करना है कि, ठीक है, तो आप ये, मैं पहले पहले कुछ एक लूप जैसा टाइप सिस्टम रहेगा, बट मैं वो बाद में लिख रहा हूँ ताकि समझ में बेटर है। तो अगर हमारा एरे था, इफ एरे आई प्लस एरे जे इक्वल इक्वल हमारा टारगेट, तो रिटर्न कर दो हमको आई को मुझे। वो कैसे रिटर्न करना है वो आपके ऊपर है, मतलब क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा होगा, आपको ऐसे नॉर्मल रिटर्न करना है, क्या करना है वो आप पता लगा लोगे, है ना। और एक और है, अगर दो कंडीशन देखे थे ना हमने, एलिफ अगर वो छोटा है, ये वाला सम जो है, सेम चीज यहाँ पे, इस लेस देन टारगेट, अगर लेस है टारगेट से तो क्या होना चाहिए। अगर टारगेट से लेस हो रहा है तो हमको आई को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आई पीछे से चालू हो रहा है, आई इस जगह से चालू हो रहा है, तो अगर वो आगे बढ़ेगा तो इसका सम और जे का सम जो है, वो सम जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। आई को मूव होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आई को इक्वल करेंगे i+1 से, एक से मूव करके हम देखते हैं। ठीक है, और एल्स अगर छोटा है, अगर बड़ा है टारगेट से वो सम, ठीक है, ये सम अगर बड़ा है टारगेट से, ग्रेटर देन टारगेट, देन व्हाट विल वी डू इज वी विल मूव जे टू द राइट। तो हम जे को यहां से यहां पे लेके आएंगे, क्योंकि बड़ा है, तो बड़े वाले वैल्यू को अगर हम कम कर देते हैं तो वो बेटर है। तो J-1 तो वो बेटर है, वो और टारगेट के पास पहुंचेगा। तो हमने कर दिया J इज J-1। बस, तो फिर इसको हमको क्या करना है, इसको हम बार बार लूप में चलाना चाहते हैं, तो हम एक कंडीशन लिख देते हैं ऊपर इसके, while I is less than J। आप देखो ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं चाहता हूं कि जो ये आई है वो इस साइड पे ही रहे, और ये जो जे है वो उस साइड पे ही रहे। तो अब मैं जे को कम करता आता, अगर मैं इसको कम करते करते आता यहाँ पे एक पोजीशन पे आई और जे, आई को फिक्स करके, जैसे मैंने बोला अगर जे पे चेंज कर रहा हूं मैं, एक पॉइंटर को फिक्स रखता हूं, तो अगर मैं आई को यहाँ पे कहीं पे फिक्स करता, है ना, वैसे 1 2 3 4 है, आई को मैंने कहीं पे यहाँ पे फिक्स कर रखा है, और मैं देख रहा हूँ कि i+j का वैल्यू बढ़ते चल रहा है, मतलब बड़ा है टारगेट से। तो मैंने j को हटा के यहाँ पे लाया, बड़ा है, j को हटा के यहाँ पे लाया, तो i+j यहाँ पे भी सोचो फॉर एग्जांपल बड़ा है, और टारगेट एक्चुअली अचीवेबल ही नहीं है, या फिर बहुत छोटा है, वो इसके अंदर सम करके पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये इसको भी पास कर जाएगा, मैं इसको वापस इस लूप की वजह से, इस कंडीशंस की वजह से ये जे इसको भी पास करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आई या तो जे के बराबर रहे, जे या तो आई के बराबर रहे, या तो आई से आगे रहे। तो मैं इसलिए इस लूप को रेडी कर देता हूं कि जब भी जे से नीचे जा रहा है, उसका मतलब तुमने सब कॉम्बिनेशंस एक बार तो चेक कर लिए हैं, अब कुछ पॉसिबल नहीं है तो तुम रहने दो, है ना। तो तुम ब्रेक हो जाओ। अब लास्ट में अगर कहीं पे भी इक्वल आ रहा होता टारगेट के, तो वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, बट अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है ही नहीं ऐसा कोई पेयर, तो हमने रिटर्न कर दिया -1 या तो फॉल्स। मेरे को अभी याद आया कि क्वेश्चन में ऐसा था कि आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, तो यहाँ पे आप आई को मत जे नहीं डालना है आपको, यहाँ पे आप ट्रू लिख दो। हाँ, ट्रू लिख दो। और अगर नहीं मिल रहा था तो पूरे, अगर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कोई ऐसा पेयर है ही नहीं, तो अब लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर दो। तो ये है एक बेसिक आइडिया टू पॉइंटर्स का। हम इसको लेके क्वेश्चन करते हैं, एक इजी करेंगे, एक मीडियम करेंगे,
अभी के लिए वैसे ही चलते हैं। अगर बाद में कोई ऐसा टॉपिक लगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो है, वो उसका इस्तेमाल हम सॉरी, जैसे कि 2 पॉइंटर्स हैं, उसके इस्तेमाल हम स्लाइडिंग विंडो में भी करेंगे। तो हम वापस से ऐसा टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो दोनों के मिक्सचर हैं। तो इसलिए मैं अभी के लिए एक एक करके ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि वो सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस भी रहे, थोड़ा बहुत थ्योरी भी रहे। बाद में हम देखेंगे कि ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ज़्यादा क्वेश्चंस की वीडियो बना सकते हैं नहीं बना सकते। अभी के लिए बस इतना तक। थैंक यू सो मच।